चढ़ चढ़ कड़कड़ की आवाज़ निकालता वो चिपचिपा रसायन एनी के जिस्म पर ऊपर से नीचे फिसलता चला गया। एनी को अब भी समझ न आया कि उस लेप का क्या अभिप्राय है। उसने यही समझा कि इस तेल मालिश की भी कोई परंपरा होगी या फिर गिंगो को खुश करने के लिए इस तेल में ही कोई खासियत होगी जो उसे यानी गिंगो को अच्छी लगती होगी, जो उसके घर की मालकिन के लिए भी की जाती होगी। उसका पूरा शरीर उस गहरे भूरे रंग के लेप में सन गया था। तभी सारे आदिवासी उसके नज़दीक पहुंचे और उसे घूर घूर देखने लगे। ये सब क्या है? विस्फारित रहते से एनी अपने बदन की तरफ निगाहें झुकाती और आगे बोलती कि ची 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 की ध्वनि के साथ कई जीपें चारों तरफ से आती चली गई। गगालियों के साथ साथ तमाम आदिवासियों के चेहरे पीछे घूमे। धप धप अगले ही पल सभी जीपों से फौजी कूदते उनकी तरफ भागते चले गए। एनी की आंखों में यकायक खुशी के आंसू चमक आए। उसके हमवतन खुदाई मददगार वहीं आ पहुँचे थे। तभी फौजियों के जिस्म पर मजबूत लोहे के कवच जैसी मोटी पोशाकें थीं और सिरों पर हेलमेट। उनके गनों का रुख अभी आदिवासियों की तरफ था, यानी किसी भी फौजी के शरीर का कोई अंग भी नंगा नजर न आ रहा था। कैसी हो एनी? तभी एक रोबदार अंग्रेज फौजी ने एनी से अंग्रेजी में पूछा। एनी के मुंह से जवाब की बजाय आंसुओं भरी किलकारी गूंजी। डोंट वरी, हम तुम्हें ले जाने आए हैं। वो गिंगो तुम्हारे अंदर है? एनी ने उसी पल हामी में गर्दन लाई। किसी आदिवासी को उनका वार्तालाप समझ न आ रहा था, अतः वो आपस में इशारेबाजी करते गर्दन हिला रहे थे और मुंह बिचका रहे थे। वो तकरीबन 16 फौजी थे जो चारों दिशाओं से एनी और आदिवासियों की तरफ बढ़ते जा रहे थे। मैं कैप्टन अलेक्जेंडर तुम्हें ले जाने आया हूँ डॉल, रोबदार फौजी एनी को हौसला देता बोला। पर सर, आप यहाँ एकाएक कैसे पहुँच गए? एनी बोली। हमारी गाड़ियों में जीपीएस यूनिट लगा है जिससे पता चल जाता है कि कौन सी वारदात किस स्थान पर हुई। उसी से हमने पता लगाया कि हमारी एनी डॉल कहाँ बंधी है। उस वहशी दरिंदे को अपनी कोख में छिपाए। कहते कहते कैप्टन अलेक्जेंडर का स्वर भी भीग उठा। बट यू डोंट वरी बेबी, अब हम आ गए हैं, देखते हैं गिंगो हमारे स्टील बॉडी कैसे देखता है। बट सर, मेरे शरीर में तो ऐसा स्टील कवच नहीं है। वो दरिंदा अब मेरे भीतर से निकलेगा तो मुझे मौत देता हुआ ही निकलेगा। एनी बोली थी। एनी रो दी थी। वो अलेक्जेंडर को जवाब न सूझा। ये दूर हटो। तभी एक अन्य फौजी गगालियों पर गन तानता पर गरजा, लड़की से दूर रहो। गगालियों ने उसका इशारा समझा, फिर इशारेबाजी में अपने बाकी आदिवासियों को तरफ देखता। सभी ने इनकार में गर्दन हिला दी, जबकि एक अपनी नामालूम बोली में बोला, पीछे नहीं हटना है। पीछे हटेंगे तो ये छोकरी को ले जाएंगे और गिंगो बाहर निकल आएगा। बेहतर यही है कि हम ये वही काम करें जो करने आए हैं। चेहरा सहमति में हिलाते गगालियों की आंखें खूंखार हो उठी। यहाँ दोनों दलों के बीच भाषा की समस्या थी। अब कोई भी एक दूसरे का वार्तालाप समझ ना पा रहा था। कमोबेश उनके मकसद एक थे कि दोनों ही गिंगो को मार डालना चाहते थे। एक गिंगो को जिंदा जलाना चाहता था, दूसरा गिंगो को एनी के पेट से बाहर निकालकर हमला बोलना चाहता था। गगालियो एनी को गिंगो के साथ ही बस भस्म कर देना चाहता था, जबकि फौजियों को एनी के जिंदा बच जाने की अभी भी उम्मीद थी। किसी को परवाह नहीं थी कि गिंगो क्या सोच रहा है, एनी क्या सोच रही है। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? फौजी अपने गन की बैरल हिलाता फुफकारा। गन देखते गगालियों ने हाथ मचाया कि ये है क्या। उसको गन ही समझ नहीं आ रही थी। उन बेचारों ने गन कभी देखी ही ना थी। वो क्या जाने कि यह मौत उगलने वाला खिलौना है। इसे समझाओ टैरी, एक अलेक्जेंडर ने दांत भींचकर हुक्म दिया। दाएं दाएं। उसी पल टायर ने फायर कर दिया। गगालियों को एकाएक अपने पेट के भीतर गर्म नश्तर से घुसते नजर आया और खून भलभल करके गिरता नजर आया तो वो समझा कि उसे मौत दी गई है। हमला। उसी पल गगालियों ने अपने हाथ में पकड़ी मशाल पीछे को फेंक दी। पक से हुलुलुलुलुलु वही आवाज़ें निकालते तमाम आदिवासियों ने अपनी जलती मशालें भी एनी के गिर्द फेंक दी और भाग खड़े हुए। एनी अपनी तरफ बढ़ती आग देखकर हृदय विदारक चीखें मारती चली गई। आग तेजी से जंगल की सूखी घास से होती एनी के पैरों पे चढ़ती ऊपरी जिस्म पर पहुंचने लगी। बचाओ, हेल्प, नो नो, दाएं दाएं। उसी पर फौजियों ने घबराकर आदिवासियों पर फायरिंग शुरू कर दी। गालियों का गोली खाया जिस्म एनी के नज़दीक ही गिरा और फिर वो भी जिंदा आग में जलने लगा। फिश फिश सरर छन आदिवासी भी पोजीशन लेकर अपने भाले और तीर चलाने लगे, जो फौजियों की लोहे की पोशाकों से टकराकर चिंगारियां निकालने लगे। इधर एनी की चीखें आसमान में गूंजने लगी।